हेडिंग डालिएगा ग्राफ बिटवीन डेविएशन एंगल, ग्राफ बिटवीन डेविएशन एंगल एंड इंसिडेंस एंगल। ठीक है, ग्राफ किसके किसके बीच में, डेविएशन एंगल और इंसिडेंस एंगल के बीच। ठीक है, तो सबसे पहले डेविएशन एंगल का फार्मूला देख लेते हैं। डेविएशन एंगल का फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है डेविएशन एंगल, आई प्लस ई माइनस ए, ये होता है डेविएशन एंगल। ठीक है, डेविएशन एंगल का ये फार्मूला हो गया। इसका ग्राफ डेविएशन एंगल का किसके साथ बनाना है, इंसिडेंस एंगल के साथ। ठीक है, अब एक चीज और सोचिए, इसमें इमर्जेंस एंगल है और ये कौन सा है, प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल कैसा है, फिक्स वैल्यू है, एक बार प्रिज्म डिसाइड हो गया तो उसका एंगल डिसाइड हो गया। अब दो चीजें बन रही है, आप ये सोच सकते हो कि क्या डेविएशन एंगल इमर्जेंस एंगल पे डिपेंड करता है। तो एक चीज आपको पता है, कल मैंने इसकी पिक्चर बनाई थी, ये मान लेते हैं ये प्रिज्म एंगल ए हो गया। ठीक है, और यहां से रे की एंट्री हुई और ये वाला एंगल क्या कहलाता है, इंसिडेंस। ठीक है, ये वाला नॉर्मल। ठीक है, ये R1 होता है और ये R2 होता है और ये कौन सा होता है, इमरजेंस होता है। तो एक चीज आप देखिए, ये जो R1 एंगल है वो किस पे डिपेंड करता है, इंसिडेंस एंगल पे। R1 किस पे डिपेंड करता है, इंसिडेंस पे। फिर उसके बाद जो है ये R1 पे डिपेंड कौन करता है, R2, क्योंकि ये फार्मूला होता है ना, A इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 ना। तो ये जो R2 है वो किस पे डिपेंड करता है, R1 पे। तो R2 तो R1 पे डिपेंड करता है, फिर R2 पे कौन डिपेंड करता है, इमरजेंस। तो कहीं ना कहीं इमरजेंस का कांटेक्ट किससे है, इंसिडेंस से। समझ आ रही ना बात। तो इसीलिए ग्राफ किसके बीच में बनता है, डेविएशन और इंसिडेंस के बीच में। तो जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो हम जो पाते हैं यही ग्राफ सब कुछ है, ध्यान से सुनिएगा। ये डेविएशन एंगल और ये क्या हो गया, इंसिडेंस एंगल ना। जब इसका ग्राफ बनता है तो इस तरह से मिलता है, ये बाउल के जैसा ऐसा मिलता है। समझ आ रही ना बात, इस तरह से मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग इंसिडेंस एंगल रख रख करके ना डेविएशन की वैल्यू देखी तो अलग अलग कुछ इस तरह से आई ना। और कल मैं आपको बता चुका था इंसिडेंस एंगल की रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर के कितना तक, 90 तक। 0 से लेकर के कितना होती है, 90 तक। तो हमने इसकी वैल्यू अलग अलग रख करके देखी तो हमें ग्राफ इस तरह से मिला। इस ग्राफ से दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट दिखेगी और उसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ आ रही ना बात। पहली चीज आप मुझे बताइएगा इसकी मीनिंग क्या है। मैं दो लाइनें यहां से कट करता हूं, देखना ध्यान से। एक लाइन ऐसे कट करिए, ये ग्राफ दो जगह कट होता है, एक यहां पे और एक यहां पे। जब आप पढ़ोगे तो यहां पे क्या दिखेगा, डेविएशन एंगल लिखा हुआ। तो डेविएशन एंगल लिखा हुआ मिलेगा और ये एंगल कौन सा है, थोड़ा सा बताइएगा, ये कौन सा एंगल है, इंसिडेंस एंगल। आपको ये बात क्लियरली दिख रही है कि एक इंसिडेंस एंगल ये है जिस पे डेविएशन इतना है, समझ आ रहे, और एक इंसिडेंस एंगल ये है जिस पे डेविएशन सेम है। तो मतलब सेम डेविएशन के लिए कितने इंसिडेंस एंगल हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। सेम डेविएशन के लिए देखिए ना, यहां पे कुछ लिखा होगा ना, मान लेते हैं डेल डैश लिखा हुआ है ना। तो डेल डैश जो डेविएशन है ना वो कितने एंगल पे है, एक ये इंसिडेंस एंगल और एक ये इंसिडेंस एंगल। दो इंसिडेंस एंगल कितना डेविएशन देते हैं, सेम डेविएशन देते हैं। अच्छा इसकी मीनिंग बताइएगा,
इस पे मैं यहां पे डबल डैश लिख देता हूं, यहां पे एक पॉइंट लेता हूं और यहां पे डबल डैश लिख देता हूं, डेल डबल डैश ना। अच्छा, यहां पे आपको क्या पढ़ने को मिलता है? ये इकलौता ऐसा पॉइंट है पूरे ग्राफ में जिसमें एक ही इंसिडेंस एंगल है, समझ आ रहे? और एक ही इंसिडेंस एंगल है और साथ साथ में ये भी दिख रहा है कि ये मिनिमम डेविएशन कैसा है, मिनिमम। तो मिनिमम डेविएशन पे एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और बाकी जगहों पे दो इंसिडेंस एंगल है ना। इस बात को आपको मैं समझाता हूं थोड़ा सा फील के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को। समझ आ रही ना बात? सबसे पहले मैं इस वाली लाइन को समझाता हूं, इस वाली लाइन को। इसमें इंसिडेंस, अच्छा दोनों समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक चीज आप समझिएगा, मैंने इंसिडेंस एंगल माना 60, कितना माना 60, और इमरजेंस एंगल माना मैंने 40, कितना माना 40। समझ आ रही ना बात? और ये जो प्रिज्म एंगल है ये मान लेते हैं 30 डिग्री, कितना मान लेते हैं 30 डिग्री। तो थोड़ा सा डेविएशन एंगल पढ़ के बताइएगा कितना आएगा। यहां से आई की वैल्यू कितना है बोलिएगा, 60, और इमरजेंस की वैल्यू कितना है 40, और प्रिज्म एंगल कितना है 30, तो कितना आएगा बताइए 70, कितना आएगा 70 डिग्री। डेविएशन एंगल आया 70 डिग्री। ये वाला कौन सा एंगल था, इंसिडेंस, और ये कौन सा था, इमरजेंस ना। अच्छा, जब इंसिडेंस एंगल 60 है तो इमरजेंस एंगल कितना है 40 है, और प्रिज्म एंगल कितना है 30 है, तो डेविएशन कितना आया, कितना आ रहा है डेविएशन 70 आ रहा है। अब दूसरी चीज देखिएगा, एक काम करते हैं, ये जो इंसिडेंस एंगल है ना उल्टा कर देते हैं, इधर से इंसिडेंट करा देते हैं, इधर से इंसिडेंट कराते हैं। तो अगर 40 पे इंसिडेंस होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इमरजेंस, ये क्या हो जाएगा इमरजेंस। इस बार डाटा लिखिएगा, ध्यान से देखना, इंसिडेंस कितना है 40, इंसिडेंस 40 हो गया, और इमरजेंस कितना है 60, तो कितना हो जाएगा टोटल 100, और प्रिज्म एंगल कितना है 30। आंसर फिर कितना आएगा, तो देखिए 60 पे इंसिडेंस तो इमरजेंस कितना 40, और जब 40 पे इंसिडेंस तो इमरजेंस कितना 60, लेकिन डेविएशन एंगल बदला। ये इसकी मीनिंग यही है, समझ आ रही ना बात? इंसिडेंस एंगल क्या हो सकता है, दो हो सकता है सेम डेविएशन के लिए। सेम डेविएशन एंगल दो इंसिडेंस एंगल पे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, लेकिन मिनिमम डेविएशन के वक्त क्या होगा, सिर्फ इंसिडेंस कितना होगा, एक होगा। नहीं समझ आई बात है? क्लियर है कि नहीं? ये नहीं समझ आ रहा है क्या? आ गया ना? ठीक है, तो एक चीज और समझिए, मिनिमम इमरजेंस का कॉन्सेप्ट देखते हैं, मिनिमम डेविएशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें आई, एक चीज आप देखिए, एक ही इंसिडेंस है ना, कितना इंसिडेंस है एक, तो आई बराबर होगा किसके, ई के। ध्यान से देखना, अगर ये 60 है और इसको भी क्या कर दो 60 कर दो, तो आई और ई क्या हो जाएगा बराबर। जब आई और ई बराबर हो जाएगा ना, तो आई और ई बराबर होने पे क्या सीन होगा, अगर इधर से इंसिडेंस कराओगे तब भी कितने पे है 60 पे, और इधर से इंसिडेंस कराओगे तब भी कितने पे है 60 पे, तो एक ही इंसिडेंस एंगल हुआ ना। समझ आ रही ना बात, कितना हुआ, एक ही इंसिडेंस। तो जब इंसिडेंस और इमरजेंस दोनों क्या होता है इक्वल होता है, तो डेविएशन क्या होता है मिनिमम होता है, डेविएशन क्या होता है मिनिमम होता है। तो थोड़ा सा और इसकी अच्छी से पिक्चर बना करके मैं दिखा देता हूं ताकि आपको पिक्चर से भी समझ आ जाए। ध्यान से सुनना, पूरा इसी पे है ये, अगर इस यही चीज समझ आ जाती है तो प्रिज्म समझ आ गया समझो, ठीक है। ये हो गई, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा इंसिडेंस एंगल, ये क्या कहलाएगा R1, और ये क्या कहलाएगा R2 ना, और ये वाला क्या कहलाता है इमरजेंस, ये क्या कहलाता है प्रिज्म एंगल। ध्यान से सुनना, आई की वैल्यू मैंने कितना रखी थी 60, और इसकी वैल्यू कितना रखी थी 40, और इसकी वैल्यू कितना रखी थी 30। समझना डेविएशन एंगल क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर इस लाइन को ऐसे बढ़ा दूं मैं इस तरह से, इस लाइन को ऐसे बढ़ा लीजिए, सीधा बढ़ा लिया, समझ आ रहे? तो ये लाइट ऐसे जाना चाहती थी सीधा, ठीक है, और ये मुड़ करके इधर चली गई है,
तो डेविएशन एंगल यही तो होगा, ये वाला डेविएशन एंगल होगा। और ये डेविएशन एंगल कितना कहलाएगा, कितने के बराबर है, 70 के बराबर। कितने के बराबर है, 70 के बराबर। तो लाइट को ऐसे जाना था, ऐसे चली गई, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, 70 है। अब अगला स्टेप देखिएगा, अगर इंसिडेंस इधर से करा देते हैं 40 से, तो इमरजेंस कितने पे होगा, इमरजेंस कितने पे होगा, 60 पे। तो लाइट ऐसे जाना चाहती है और डेविएट होकर के ऐसे हो गई, तो फिर अगर आप देखोगे, इसको आगे बढ़ा लीजिए ऐसे लाइन को, तो ये लाइन और ये लाइन, अगर ये वाला डेविएशन एंगल है तो ये भी क्या होगा, डेविएशन। और कितना वैल्यू होगी, सेम, दोनों वैल्यूज क्या होगी, आमने सामने एंगल है ना, मैंने कई दफा बताया ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो अगर ये डेविएशन एंगल है तो ये भी कितना होगा, डेविएशन एंगल, और दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। दिख रहा है ना, क्लियर रहेगा ना। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, मिनिमम डेविएशन। कौन सा पढ़ेंगे, मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन के लिए हेडिंग डाल लेंगे। यहां तक समझ आ गया ना, ठीक है। चलो, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन के वक्त क्या होगा, आई बराबर होगा किसके, ई के। आई बराबर होगा किसके, ई के। और कल की बात याद है, कल का क्वेश्चन देखिएगा जिसमें पिक्चर मैंने इरेज कर दिया यार, गलती कर। कल वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, ये वाला कौन सा एंगल है? ये वाला कौन है, R1, और ये वाला कौन है, R2, और ये कौन सा है, I, और ये कौन सा है, E, और ये कौन सा है, प्रिज्म एंगल। अच्छा ये बताओ, कल वाले कॉन्सेप्ट में ये बात याद है ना, जब ये वाला एंगल इंसिडेंस और इमरजेंस दोनों बराबर था, तो R1 बराबर था किसके, कल पहला क्वेश्चन नहीं कराया था और कम से कम 3-4 बार बोला था, जब इंसिडेंस एंगल बराबर होता है किसके, इमरजेंस एंगल के, तो R1 बराबर होता है किसके, R2 के। अगर कहें तो प्रूफ करके दिखाएं, क्वेश्चन करा दिया हूं ना। तो R1 बराबर होगा किसके, R1 बराबर होगा किसके, R2 के। तो प्रिज्म एंगल किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 के बराबर होता है। तो अगर दोनों एंगल बराबर है, R1 और R2 दोनों बराबर है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, R प्लस R। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 2R। समझ आ रही ना बात। और डेविएशन एंगल का फार्मूला क्या हो जाएगा, डेविएशन एंगल का फार्मूला क्या होता है, I प्लस E माइनस A होता है। अच्छा ये बताओ, जब मिनिमम डेविएशन होता है तो उस वक्त I बराबर होता है किसके, E के। तो E की जगह पे क्या लिख सकते हो, I। तो I प्लस I कितना हो जाएगा, 2I। तो 2I माइनस कितना हो जाएगा, A। और ये डेविएशन क्या कहलाएगा, मिनिमम। क्या कहलाएगा, मिनिमम। तो मिनिमम डेविएशन का फार्मूला कितने के बराबर होता है, 2I माइनस A के बराबर। समझ आ रही ना बात। अच्छा ये वाला फार्मूला कौन सा है, जनरल। ये कौन सा फार्मूला है, जनरल। जब मिनिमम डेविएशन की बात होगी तो उस वक्त I बराबर हो जाएगा किसके, E के। तो I की जगह पे, E की जगह पे क्या रख दोगे, I, या फिर I की जगह पे क्या रख सकते हो, E। दोनों बातें क्या है, दोनों बराबर है ना, तो सेम है। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, 2I माइनस A हो जाएगा। ये किसका फार्मूला हो गया, मिनिमम डेविएशन का। एक छोटा सा फार्मूला और लिख देते हैं। अगर करंट, वो आपको इंसिडेंस एंगल चाहिए, तो A को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, A को जब इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल मिनिमम प्लस A, और ये कितना हो जाएगा, 2I है ना, तो I डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2। ये किसका हो गया, इंसिडेंस एंगल का फार्मूला। किसके लिए, मिनिमम डेविएशन। समझ गए ना, कर ले जाओगे, ये 3 फार्मूले करिए। एक क्वेश्चन का और जवाब देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, जब मिनिमम डेविएशन होगा, एक बार दोहराइएगा,
जब मिनिमम डेविएशन होगा, मिनिमम डेविएशन होगा, तो मिनिमम डेविएशन के वक्त आई बराबर होगा किसके, ई के, और R1 बराबर होगा किसके, R2 के, और प्रिज्म एंगल बराबर होगा किसके, 2R के, और डेविएशन मिनिमम जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 2I माइनस ए के। अब एक और फार्मूला होता है कि जब मिनिमम डेविएशन हो रहा हो तो उस वक्त इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, किसका, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, उसको सीखते हैं। देखिएगा ध्यान से नेक्स्ट स्लाइड में, ये प्रिज्म हो गया, ठीक है, ये वाला एंगल ए कहलाएगा, और इधर से रे इंसिडेंट करेगी, और ये इस तरह से, ठीक है। तो ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये आर हो जाएगा, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा, आर, और आई बराबर होगा किसके, ई के। समझ आ रही ना बात। तो आपसे क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होगा, चलिए निकालते हैं। इधर बाहर कौन सी चीज है, एयर। अगर बाहर एयर है तो स्नेल्स लॉ लगा सकते हो। स्नेल्स लॉ क्या होगा बताइएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 साइन ऑफ आई बराबर होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू, और क्या होगा, साइन ऑफ आर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे देखिएगा आई की वैल्यू अभी आपने निकाला है, मिनिमम डेविएशन के केस में इंसिडेंस एंगल कितने के बराबर है, साइन ऑफ आई की वैल्यू कितना है, डेल मिनिमम प्लस ए बाई कितना, 2। ये बड़ा है, समझ आ रही ना, बराबर हो जाएगा किसके, म्यू साइन, और अभी आर का भी फार्मूला पड़ा है ए के फॉर्म में, ए बाई 2 ना। तो यहां से म्यू की वैल्यू कितना आ जाएगी, म्यू की वैल्यू साइन डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको कैलकुलेट करना है। ये सिर्फ कब है, जब डेविएशन क्या हो, मिनिमम। और 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इसी से 70% कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। एक फार्मूला और देखते हैं ना, फार्मूला नहीं कंडीशन है, ठीक है। अगर मिनिमम डेविएशन का केस है, इसका मिनिमम डेविएशन का केस, और प्रिज्म एंगल को, प्रिज्म को बोल दिया जाता है थिन प्रिज्म। क्या बोल दिया जाता है, थिन प्रिज्म। तो थिन प्रिज्म का मतलब आप समझ रहे हो, ए क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो आपको कई दफा मैं कह चुका हूं कि अगर एंगल्स छोटे हो गए, तो एंगल्स छोटे हो गए तो साइन थीटा बराबर होता है किसके, थीटा के, और टेन थीटा अप्रॉक्स बराबर होता है किसके, टेन थीटा भी कितने के बराबर होता है, थीटा के। ये कंडीशन होती है। तो अगर एंगल्स छोटे हो चुके हैं, थिन प्रिज्म है, तो एंगल्स कैसे होंगे, छोटे। एंगल्स अगर छोटे होंगे तो ये साइन और ये क्या लिखा हुआ है, थीटा ना। तो साइन थीटा कितने के बराबर होगा, थीटा के। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यहां से ऊपर क्या हो जाएगा, डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, थीटा ए बाई 2। यहां से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ए को इधर लेके चले आइए, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, डेल मिनिमम प्लस ए, इसको ए को इधर लेके जाइए, तो डेल मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू ए माइनस ए कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1। ये हो जाएगा किसका फार्मूला, डेल मिनिमम जब क्या हो, कैसा प्रिज्म हो, थिन प्रिज्म। समझ आ रही ना बात। तो ये थिन प्रिज्म के लिए एक स्पेशल सा फार्मूला है, डेल मिनिमम इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, प्रिज्म एंगल ब्रैकेट के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, ठीक है।
ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन सबसे पहले इस पे करते हैं, एक दो क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार पूरा जितना पढ़ा है मिनिमम डेविएशन के लिए वो कंडीशन याद कर लेते हैं। मिनिमम डेविएशन में आई बराबर होगा किसके, ई के बराबर, R1 बराबर होगा किसके, R2 के बराबर, क्या लेते हैं R, तो प्रिज्म एंगल कितने के बराबर हो जाएगा, 2R ना। और मिनिमम डेविएशन कितने के बराबर होगा, मिनिमम डेविएशन एंगल कितने के बराबर होगा, 2I माइनस ए के बराबर होगा ना। ये मिनिमम डेविएशन हो गया। फिर उसके बाद क्या पढ़ा, मिनिमम डेविएशन के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर होगा, साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 डिवाइड बाई साइन a/2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर प्रिज्म का बताना हो मिनिमम डेविएशन के वक्त इससे बता सकते हो। फिर उसके बाद हमने एक और केस पढ़ा, अगर थिन प्रिज्म हो तो थिन प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन कितने के बराबर आया, कितने के बराबर, a इंटू म्यू माइनस 1। अच्छा, ये वाला फार्मूला और इस वाले फार्मूले में दोनों में आपको कंफ्यूजन पैदा हो सकती है ना। डेविएशन के 3 फार्मूले हो चुके हैं। एक फार्मूला ये वाला जो था डेविएशन का, I प्लस ई माइनस ए, ये जनरल फार्मूला है। ये कौन सा है, जनरल, ये सबका है, इसी से ये भी आया, समझ आ रही ना बस। तो ये वाला डेविएशन कब है, ये मिनिमम डेविएशन कब है, जब I बराबर हो किसके, ई के, उस वक्त ये क्या है, मिनिमम डेविएशन। और ये कब है, जब प्रिज्म कैसा हो, थिन हो, समझ आ रही ना बात। और ये वाला कैसा है, जनरल। तो आप इसको कंफ्यूज ना करिएगा, इतनी ही चीजें हमने पढ़ी है, समझ आ रही ना बात। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इसके। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये देखिए, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा है, इंसिडेंस ऑफ लाइट रे ऑन इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म, इक्विलेटरल प्रिज्म मतलब प्रिज्म एंगल कितना होगा, 60। ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 हो गया। अच्छा, पूछा क्या है सबसे पहले, इंसिडेंस एंगल। तो इंसिडेंस एंगल कितने के बराबर होता है जब, अच्छा यहां पे कंडीशन दे दी है, कौन सा डेविएशन है, मिनिमम। तो मिनिमम डेविएशन होगा तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, डेल मिनिमम प्लस ए बाई क्या होता है, 2 होता है। ये फार्मूला होता है। प्रिज्म एंगल मिल चुका है, मुझे क्या चाहिए, डेल मिनिमम चाहिए, आई निकल आएगा। डेल मिनिमम का मुझे जुगाड़ करना है, तो डेल मिनिमम अगर मैं निकाल सकता हूं तो यहां पे क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या दिया हुआ है, तो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला पड़ा है, म्यू इज इक्वल टू साइन, और यहां पे क्या होता है, डेल मिनिमम प्लस a/2 डिवाइड बाई साइन ऑफ कितना होता है, a/2, यही होता है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर दे रखा है, √2। तो यहां पे कितना पुट कर दो, √2, और यहां पे कितना हो जाएगा, साइन डेल मिनिमम प्लस ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60। तो 60 बाई कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई, अच्छा ए की वैल्यू कितना है, 60 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू कितना होती है, 1/2। इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में ना। तो √2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, साइन डेल मिनिमम प्लस कितना होगा, 60 बाई कितना, 2, बाई कितना आएगा, 2 आएगा। यहां तक क्लियर है। अच्छा, ये वैल्यू सॉल्व करोगे कितना आएगा, 2 की जगह पे क्या रख सकते हो, √2, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1/√2 इक्वल टू यही हो जाएगा ना, साइन डेल मिनिमम प्लस कितना हो जाएगा, 60
डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। अब आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा साइन कितने की वैल्यू इतना होती है, कितने की वैल्यू, तो मतलब इतना जो लिखा हुआ है ये कितने के बराबर है 45 ना। तो आपको आइडिया लग रहा है डेल मिनिमम की वैल्यू 30 होनी चाहिए। 30 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, और साइन 45 की वैल्यू कितना हो जाएगी, या तो आप इक्वल टू इसको कितने के बराबर रखोगे 45 के, फिर डेल आएगा सॉल्व करोगे, तो अगर ऊपर वाले ने दिमाग दिया तो ऐसे ही आ जाएगा, ये 30 होगा तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90, और 90 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 45। आ गया कि नहीं 45। तो 45 आने के बाद तो ये एंगल कितने के बराबर हो गया, डेल मिनिमम कितने के बराबर 45। तो यहां से आई निकल आएगा, ये कितना हो जाएगा 45। हाँ, डेल मिनिमम की वैल्यू कितना रखना है 45 होगा ना ये पूरा एंगल, तो ये कितना होना चाहिए 30। तो डेल मिनिमम की वैल्यू कितना हो गई 30 प्लस ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 डिवाइड बाई कितना 2 कितना आ जाएगा, बस आंसर हो गया। समझ आया? अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, देखो ये थोड़ा अच्छा है, उसी टॉपिक पे है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए प्रिज्म इज गिवन एज इतना, ठीक है, म्यू की वैल्यू दी हुई है, इस बार म्यू की वैल्यू दे दिया। देन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। तो डेविएशन एंगल पूछा है, डेविएशन एंगल, अच्छा ये बताओ, कह रहा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, क्या चीज मिनिमम डेविएशन इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म चाहिए, तो कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, समझ आ रही ना बात। तो म्यू की वैल्यू कितना दी हुई है, म्यू की वैल्यू कॉट ए बाई 2, इसको देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। म्यू की वैल्यू अभी आपने फार्मूला पढ़ा है मिनिमम डेविएशन के वक्त का, म्यू का फार्मूला पढ़ा है, वो कितने के बराबर होता है साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ ए बाई 2, ये फार्मूला पढ़ा है म्यू का, इक्वल टू, अच्छा कॉट किसके बराबर होता है, tan जो होता है ना वो साइन डिवाइड बाई कॉस होता है, तो कॉट क्या होगा कॉस डिवाइड बाई साइन, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2 ना। कोई दिक्कत, tan किसके बराबर होता है साइन डिवाइड बाई कॉस, तो कॉट उसका उल्टा होता है, तो ये उल्टा हो गया। अब इसमें से क्या कट सकता है साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहां तक हो जाने के बाद एक चीज हम देख रहे हैं, यहां पे साइन है और यहां पे क्या है कॉस है, तो हमारे लिए आसान नहीं है इसको सॉल्व करना, तो इसके लिए फिजिक्स में कई मर्तबा ये वर्ड आ चुका है, कई जगहों पे आ चुका है, और ऑसिलेशन में भी आया था और एसी में भी आया था। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा के, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा के, तो ये बात हमें पता है पहले से ही कॉस थीटा के, तो कॉस थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे कितना है ए बाई 2, यहां तक हो गया। अब देखिए इधर क्या है साइन और इधर भी क्या है साइन, अब साइन हट जाएगा, अब बचेगा क्या इधर से डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 बराबर होगा किसके 90 माइनस ए बाई 2 के। यहां तक कोई दिक्कत, ये साइन साइन हट जाएगा, समझ आ रही ना बात, तो ये कितना हो जाएगा 90। अच्छा अब इसको सॉल्व करना है, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 180 माइनस ए डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, और ये डेल मिनिमम प्लस ए बाई कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल,
ए को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, डेल मिनिमम इज इक्वल टू 180, ये माइनस ए हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2। कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला से। समझ गए ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा मैथ इन्वॉल्व थी, ठीक है। ये वाली चीज अब ऑसिलेशन में कई मर्तबा पढ़ चुके हैं, sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा। चलो अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे, क्वेश्चन करते हैं। ये थे किसके, ये जो क्वेश्चन हम किए दोनों, ये किस पे थे, मिनिमम डेविएशन बेस थे। अब कुछ प्रिज्म के जनरल क्वेश्चन करते हैं, समझ आ रही ना बात। जनरल क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन, चलिए यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलिए मुझे इस क्वेश्चन की थोड़ा सा पिक्चर सही नहीं लग रही, मैं एक बार फिर से इस पिक्चर को बना दे रहा हूं, समझ आ रही ना बात। ये जो पिक्चर मैं बनाने जा रहा हूं ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और वो पिक्चर इस तरह से दी हुई है, मैं आपको बना दे रहा हूं। ये वाला प्रिज्म एंगल कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 90 दिया हुआ है। अब इसके बाद कह रहा है लाइट विल रीच फेस AC, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। कह रहा है C वाले फेस को जब लाइट इंसिडेंट करती है तो कितने डिग्री पे करती है, AC वाले फेस को, ये AC वाला फेस है, AC वाले फेस पे जब लाइट इंसिडेंट करेगी तो कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। तो सबसे पहले इसको ये देखिएगा, ये क्या हो गया, नॉर्मल, यहां पे इंसिडेंट की लाइट, फिर उसके बाद ऐसे रिफ्रैक्ट की, फिर यहां से रिफ्रैक्ट हुई, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल। अब देखिएगा ये वाला एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 डिग्री। फेस AC को जो इंसिडेंट करती है ये रे, ये कितने पे कर रही है, 60 डिग्री पे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझ आ रही है। इंसिडेंस एंगल किस वाले फेस पे, AC वाले पे। अब आपसे पूछ रहा है AB वाले फेस पे इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे, ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, आप दो पिक्चर बनाइएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे 4 दिन बाद कौन सा सोल्यूशन है कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आप देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और एक बात बताइए, ये नॉर्मल मतलब ये एंगल कितना है, 90, तो ये अगर 90 है पूरा, उसमें से 60 निकल चुका है तो ये कितना हो जाएगा, 30। 90 और 30 कितना हो गया, 120, और हमें पता है एक ट्रायंगल कितने का होता है टोटल, 180 का। तो अगर ये 120 हो गया तो ये कितना बचा, 60। अच्छा ये कैसा है, नॉर्मल, तो ये पूरा कितना होगा, 90, 90 में से 60 निकल चुका है तो ये कितना हो जाएगा, 30। अच्छा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, वो कितना था, 2। अब हमसे ये वाला एंगल पूछा है, अब कुछ नहीं है, क्या लगा देना है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाइए सिंपली। इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एयर है तो कितने के बराबर है, 1, तो 1 sin I बराबर होगा किसके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2 sin, और ये एंगल कितना है, ये है ना R1, ये कितना है, 30। अच्छा sin 30 की वैल्यू कितना होती है, 1/2, तो 1/2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, sin I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, और sin थीटा 1 कब होता है, जब I कितने के बराबर, 90। मतलब ग्रीजिंग इंसिडेंट है, थ्योरेटिकली भी बोल सकता है ग्रीजिंग इंसिडेंट। कैसा है, ग्रीजिंग, मतलब 90 पे इन कर रहा है। ये जो पिक्चर बनाई है वो सही नहीं, क्लियर रहेगा ना, ठीक है, ठीक है, तो इसको कर लीजिए फिर आगे बात कर। ये देखो, a light ray incident normally on face of an equilateral prism and emerges out grazingly at the other face ना, a light ray incident normally on one face। इसका पिक्चर बनाते हैं, देखिएगा, ये प्रिज्म हो गया, ठीक है, कैसे इंसिडेंट करती है, नॉर्मली। अगर प्रिज्म के किसी साइड से लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करेगी तो ये बात 100% श्योर है कैसी चली जाएगी, सीधी ना। अगर 90 पे इंसिडेंट करेगी तो कैसी चली जाएगी, सीधी चली। ये बात क्लियर है ना। सरफेस पे अगर मान लेते हैं ये रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट पड़ा है,
जिस लाइन में टकराती है उसी लाइन में क्या हो जाती है, वापस हो जाती है, अगर नॉर्मली इंसिडेंट है। और रिफ्रैक्शन में पढ़ा है, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और नॉर्मली जा रही है तो कैसी चली जाती है, सीधी। तो ये कैसा इंसिडेंट है, नॉर्मल इंसिडेंट। तो नॉर्मल इंसिडेंट के केस में रे मुड़ती नहीं है, कैसी चली जाती है, सीधी चले। अब आगे के स्टेप में कह रहा है, अगले स्टेप में क्या होता है, जब लाइट बाहर निकलती है दूसरे फेस से तो कैसे निकलती है, ग्रेजिंगली। तो ये वाली लाइन कौन सी हो गई, नॉर्मल। और ग्रेजिंग का मतलब बताया था, कैसे लाइट जाएगी, ऐसे जाएगी ना, ग्रेजिंगली जा रही है। अच्छा, ग्रेजिंगली जब जाएगी तो ये नॉर्मल से एंगल कितना बनाएगी, 90 डिग्री। समझ आ रही ना बात। अब आपसे क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, कितना होगा, कितना होगा। अब आप देखिएगा प्रिज्म एंगल यहां पे दिया है कि नहीं, प्रिज्म एंगल 60 दिया। ए लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली इक्विलेटरल प्रिज्म, अगर इक्विलेटरल प्रिज्म है तो ये कितना हो जाएगा, 60। अब थोड़ा सा मुझे बताइएगा, अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना है, कितना है, 90 है ना, नॉर्मली इंसिडेंट है ना, तो ये कितना होगा, 90। अब मुझे बताइए एक ट्रायंगल कितने के बराबर होता है, 180। तो ये कितना हो गया, 150 हो चुका है, बचेगा कितना, 30। अच्छा, ये वाली लाइन कैसी है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो टोटल कितना होता है, 90। 90 में से 30 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 60 ना। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगा दीजिए, क्या चीज, स्नेल्स लॉ, बाहर वाले में और अंदर वाले में। स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, म्यू साइन कितना, 60 बराबर हो जाएगा 1 साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितना होती है, 1, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/√3। बस आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन करिएगा। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा था, यही क्वेश्चन एकदम इसी पैटर्न पे अगले क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा, आपको इमर्जेंस एंगल बताना होगा। ये कौन सा एंगल था बताइए, अगर देखा जाए ये कौन सा एंगल है यार, इमर्जेंस ना। इमर्जेंस पूछ सकता है क्या दे करके, म्यू। तो अगला क्वेश्चन इसी पे है, देखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस, फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस, फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंस पूछा है। अच्छा, ये क्वेश्चन में पिक्चर मैंने दे दिया है आपको। ये म्यू की वैल्यू जो है, इस प्रिज्म की म्यू की वैल्यू जो है वो √3 के बराबर, कितने के बराबर है, √3 के बराबर। और लाइट ऐसे इंसिडेंट करती है। प्रिज्म एंगल आपको दिया हुआ है 30, कितना दिया हुआ है प्रिज्म एंगल, 30, और लाइट ऐसे इंसिडेंट की है, नॉर्मली इंसिडेंट है। ये कैसा इंसिडेंट है, नॉर्मल। ये एंगल कितने के बराबर है, 90। बताइए आप इमरजेंस एंगल बताइए। सिक्सटी, हाँ सही है। निकाल ले जाओगे, नॉर्मल इंसिडेंट है। अब देखिए मैं सोल्यूशन बता रहा हूं दूसरे कलर से, ये क्वेश्चन की पिक्चर है। नॉर्मल इंसिडेंट है तो रे कैसी जाएगी, सीधी, सीधी चली गई। अब ये वाली लाइन कौन सी है, ये कौन सी है, नॉर्मल, ठीक है। अब यहां से क्या होगी, रे रिफ्रैक्ट होगी, तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। ये वाला एंगल पूछ रहा है, इमरजेंस एंगल, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे मोड़ देना,
ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट सीधी दिख रही है ना, थोड़ा सा नीचे मोड़ देना इसको, ठीक है, दिखे तो ये इमरजेंस एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आप ये बताइए, ये 30 है तो ये कितना होगा? अरे ये नॉर्मल इंसिडेंस है ना, तो ये कितना होगा? 90। ये कितना होगा? 90। कितना निपट गया एंगल? 120। बचेगा कितना? 60। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 60। अच्छा, ये वाली लाइन कैसी है? नॉर्मल, तो ये 60 निपट चुका है, बचेगा कितना? 30। अब लगा दीजिए स्नेल्स लॉ, √3 और कितना होगा? साइन 30 बराबर होगा किसके? बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1 साइन ऑफ ई। तो साइन 30 की वैल्यू कितना होती है? 1/2। तो कितना हो जाएगा? √3/2। साइन थीटा √3/2 कब होता है? जब कितना हो एंगल? बस आंसर हो गया। सबका हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा TIR भी इन्वॉल्व होगा। कैसा होगा? TIR। ये वाला देखिए, ऑन वन फेस ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म। फिर प्रिज्म कितना कैसा है? इक्विलेटरल। तो प्रिज्म एंगल पता चल गया कितने के बराबर होगा? 60 के बराबर। ए लाइट रे स्ट्राइक्स नॉर्मली, एक फेस पे कैसे स्ट्राइक करती है लाइट? नॉर्मली स्ट्राइक करती है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 3/2। फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रे दैट लीव्स द प्रिज्म। इंसिडेंट रे और जो रे लीव करती है प्रिज्म को, तो कौन सा एंगल पूछ रहा है? डेविएशन पूछ रहा है। कौन सा एंगल? डेविएशन। तो देखिएगा, इसको प्रिज्म बना लीजिए, ये प्रिज्म हो गया, और लाइट कैसे इंसिडेंट की है? प्रिज्म एंगल कितने के बराबर है? 60। और लाइट नॉर्मली इंसिडेंट की है, तो ये नॉर्मल हो गया ना। नॉर्मली इंसिडेंट की है तो कैसी चली जाएगी? सीधी चली जाएगी। तो ये सीधी चली गई ना। अब ये वाली लाइन कौन सी है? नॉर्मल, ठीक है। अब यहां से कह रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर दिया हुआ है? 3/2। आगे की कहानी में कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड द रे दैट लीव्स द प्रिज्म। मतलब डेविएशन एंगल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डेविएशन एंगल। तो एक बात मुझे बताइएगा, ये ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितने के बराबर? अब ये तो था क्वेश्चन, इतना था क्वेश्चन। अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं। अगर ये 60 है तो ये कितने के बराबर है? 90 ना। ये कितने के बराबर? 90। तो 90 + 60 कितना हो जाएगा? 150। बचेगा ये कितना? 30। तो ये कितना हो जाएगा? 60। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद आपसे डेविएशन एंगल पूछा है। मान लेते हैं ऐसे अपनी तरफ से कि रे ऐसे गई है रिफ्रैक्ट होकर के, ठीक है। अपनी तरफ से मान लिया रे ऐसे गई है रिफ्रैक्ट करके। अब डेविएशन एंगल पूछा है हमसे। क्या पूछा है? डेविएशन एंगल। तो देखते हैं सबसे पहले कि क्या रिफ्रैक्ट हुई है, कहीं TIR तो नहीं हो गया है। ध्यान से देखना। अच्छा, ये वाली चीज से हम क्या पता कर सकते हैं? अच्छा, जिस मीडियम से रे जा रही है, इस सरफेस से उधर जा रही है ना, रिफ्रैक्ट। इधर क्या है? एयर। जब एयर होती है तो सबसे पहले एक चीज हमें पता है, क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी कितने के बराबर होता है? 1/μ के। कितने के बराबर होता है? 1/μ। अच्छा, म्यू की वैल्यू कितने के बराबर है? 3/2। तो साइन थीटा सी आ जाएगा। और अरे भैया 3/2 जब रखोगे 2 ऊपर चला जाएगा। समझ आ रहे? तो 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, ये बताओ साइन थीटा सी ये वाली जो वैल्यू है लगभग कितने के बराबर है? 0.66 के आसपास ना।
अब मैं आपको बताऊं थोड़ा सा आइडिया यहां से लगाते हैं, खाली खाली यहां से आइडिया ये लगेगा कि ये साइन थीटा सी की वैल्यू इतना है और साइन 45 की वैल्यू कितने के बराबर होती है? 1/√2। और आपको पता है 1/√2 जब सॉल्व करोगे तो 0.71 आएगा। कितना आएगा? 0.7। तो इसका मतलब यह है कि साइन 45 की वैल्यू 0.71, तो ये साइन थीटा सी की वैल्यू 0.66 है, तो इसका मतलब ये एंगल 45 से कम है। थीटा सी किससे कम है? अगर थीटा सी 45 से कम है और रे इंसिडेंट कितने पे कर रही है? 60, तो क्रिटिकल से ज्यादा है कि नहीं? अगर क्रिटिकल से ज्यादा है तो ये रे क्या करेगी? क्या करेगी? TIR करेगी। तो ये जितने एंगल पे गई उतने एंगल पे वापस आए। ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60। अच्छा रे, अब आप देखिए ये रे जो हमने बनाई थी वो कैसी थी? गलत थी। अच्छा रे को जाना कैसे था? ये मुड़ गई इधर ना। रे को जाना कैसे था? सीधा जाना था, ऐसे जाना था, और मुड़ गई इधर। तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? डेविएशन। ये क्या कहलाएगा? डेविएशन। अच्छा ये टोटल एंगल कितने के बराबर है? 180। 180 में से कितना निकल जाएगा? 120। तो डेविएशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस कितना निकल जाएगा? 120। कितना बचेगा? 60। बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट, बढ़िया से समझिएगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एन इक्विलेटरल प्रिज्म डेविएट्स ए रे थ्रू 40 डिग्री ना। इक्विलेटरल प्रिज्म है, ठीक है। तो इक्विलेटरल प्रिज्म, मैं इसकी पिक्चर बना देता हूं, समझना बढ़िया से, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये कैसा है? इक्विलेटरल प्रिज्म ना। इक्विलेटरल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। डेविएशन एंगल कितने के बराबर है? 40 के बराबर। डेविएशन एंगल कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है। तो पहले इस लाइन को निपटा देते हैं। डेविएशन एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? I प्लस E माइनस ए होता है ना। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो I प्लस E बराबर हो जाएगा, ए को इधर ले जाओ तो डेविएशन एंगल प्लस प्रिज्म एंगल ना। तो आपको डेविएशन एंगल कितना दिया हुआ है? डेविएशन एंगल कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 प्लस प्रिज्म एंगल कितना है? 60। तो ये कितना हो जाएगा? I प्लस E कितने के बराबर हो गया? कितने के बराबर हो गया? 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्लियर है? एक इक्वेशन बन गई। अब अगला स्टेप सुनिएगा, कह रहा है टू इंसिडेंस एंगल विच डिफर्स बाई 20 डिग्री। दो इंसिडेंस एंगल, मैंने आपको इस ग्राफ में बताया था ये बात। इस ग्राफ में, इस ग्राफ को देखिएगा जो शुरुआत में सबसे पहले पढ़ाया था, ठीक है। अगर उस ग्राफ को देखोगे, इस ग्राफ के अंदर ये वाली चीज मैंने आपको बताया था ना, दो अलग अलग इंसिडेंस एंगल के लिए डेविएशन एंगल क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। इस इंसिडेंस के लिए वही डेविएशन एंगल है जो इस इंसिडेंस एंगल के लिए। समझ आ रहे हैं? तो यहां पे बताया था ना, तो वही चीज है। जैसे एग्जांपल के लिए ये भी बताया था, मान लेते हैं इधर से रे कितने पे एंट्री कर रही है? 60 पे। तो इधर से इमरजेंस कितना है? 40। तो 60 से इन कर रही है, इमर्ज कितने से कर रही है? 40 से। तो इंसिडेंस और इमरजेंस एंगल के बीच में कितना क्या डिफरेंस है? 20 का। अब देखिए इसका उल्टा, इस वक्त इंसिडेंस कितना है? 60। अच्छा जब इधर से इंसिडेंस इसको मान लोगे तो इधर से इंसिडेंस कितना होगा? 40। इधर से इमरजेंस कितना होगा? 60। तो इधर से इंसिडेंस 40, इमरजेंस कितना? 60। इस बार इंसिडेंस एंगल कितना है? 40, लेकिन डिफरेंस अभी भी कितना है? 20 ही है। तो डेविएशन एंगल दोनों केस के लिए, जब इंसिडेंस 60 हो तब भी डेविएशन एंगल वही है जो इंसिडेंस 40 पे है। ये बात मैं समझा चुका हूं। तो ऐसे ही यहां पे अगर आप लाइनें पढ़ोगे, बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन के। ठीक है, यहां पे अगर देखोगे लाइन टू इंसिडेंस एंगल,
टू इंसिडेंस एंगल। अभी मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूं एक इंसिडेंस एंगल मेरा ये है, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंस एंगल है, और एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया ये इंसिडेंस एंगल कितना है, 60 है। अब यहां से रे रिफ्रैक्ट की और यहां से ऐसे आ गई, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से ये इमर्जेंस मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कितना है, 40 है। एक बार इंसिडेंस ये है और एक इंसिडेंस ये भी हो सकता है, दोनों के लिए डेविएशन एंगल क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, दोनों के बीच में डिफरेंस भी कितने का है, 40 का। तो कह रहा है टू इंसिडेंस, एक इंसिडेंस ये हो सकता है और एक इंसिडेंस, एक बार ये आई है और एक बार ये आई हो सकता है जब इधर से रे आएगी, समझ आए। दोनों के लिए डेविएशन एंगल क्या होगा, सेम होगा। कितने के बराबर है वो, 40 के बराबर। अब देखिए टू इंसिडेंस एंगल, एक इंसिडेंस कौन हो सकता है, आई, और एक इंसिडेंस कौन हो सकता है, ये जो इमर्जेंस है, आई और ई, इन दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर है, कितने के बराबर है, 20 के बराबर। समझ आ गई बात। अब क्या करना है, बस इन दोनों को सॉल्व कर देना है। ई ऐड करो, ऐड करोगे तो ई कट जाएगा और आई आई कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। तो एक इंसिडेंस एंगल कितना है, 60 आ गया। समझ आ रही ना। अब टू इंसिडेंस एंगल पूछा ना, दूसरा ये वाला निकालना है, इमरजेंस। इमरजेंस अगर निकालोगे इस वाली इक्वेशन में i की वैल्यू रखिए, तो i की वैल्यू कितना होगी, 60 प्लस e बराबर कितना, 100। तो e इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40। देखिए आ तो गया, जो मैंने एग्जांपल लिया था वही आ गया। समझ आ रहे हैं। और दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, i और e के बीच, 20 का। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, चलो लिख चुके आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक बार बोल दीजिएगा ताकि हमें समझ आ जाए। अच्छा एक बात बताओ, आपसे पूछा क्या है, प्रिज्म एंगल, द प्रिज्म एंगल इज, कह रहा है द फिगर शोज द ग्राफ ऑफ एन, अच्छा प्रिज्म एंगल ए पूछ रहा है ना, प्रिज्म एंगल ए पूछ रहा है, ग्राफ में क्या क्या दिया हुआ है बताइएगा। इसको क्या बोलोगे आप, कौन सा एंगल है, डेविएशन। इसको क्या बोलोगे, अच्छा एक इंसिडेंस होता है तो दूसरा इमरजेंस होता है, एक इंसिडेंस होता है तो दूसरा इमरजेंस। तो ये अगर आई है तो ये कौन सा है, पढ़ा चुका हूं ना, ये अगर आई है तो ये ई है। तो आपको पता है डेल इज इक्वल टू क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए। डेल की वैल्यू कितना है, 30, आई की वैल्यू कितना, 15, ई की वैल्यू कितना, 60, ए की वैल्यू पूछा है। तो ये बच्चों वाला ही तो है कि नहीं। कितना आ जाएगा, 75, ठीक है, 45। ए इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ए की वैल्यू 45 आएगी। चलो अगला दिन, एक ये वेराइटी देखिए, कह रहा है ए प्रिज्म हैज रिफ्लेक्टिंग एंगल 30 डिग्री। रिफ्लेक्टिंग एंगल का रिफ्रैक्टिंग होगा, रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना है, 30। रिफ्रैक्टिंग एंगल कौन सा एंगल होता है, प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल 30 है और उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है, 2 के बराबर। कह रहा है वन ऑफ द मैट सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज पॉलिश्ड, जिसमें से एक, ये प्रिज्म पहले बना लेते हैं, प्रिज्म बना लिया, इसका प्रिज्म एंगल कितने के बराबर है, 30 ना, और एक मैट सरफेस इसकी कैसी है, पॉलिश्ड है, ये पॉलिश्ड कर दिया। अब इसके बाद कह रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है, 2 के बराबर। वन ऑफ द मैट सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज पॉलिश्ड टू मेक इट रिफ्लेक्टिंग, फाइंड द इंसिडेंस एंगल ऑफ द लाइट रे on the other matte surface of the prism so that after reflecting the ray will retrace the path।
रीट्रेस दी पाथ, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने रीट्रेसिंग का हम पढ़ चुके हैं। रीट्रेसिंग का आपने प्रिज्म में देखा ना, एक बार इंसिडेंस एंगल 60 होता है तो इमर्जेंस कितना होता है 40, तो उधर से इंसिडेंट करती है 40 पे, तो इमर्जेंस क्या होता है। तो रीट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है यहां पे। रीट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट यहां भी आपने देखा है मिरर में। मिरर में क्या होता है, अगर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करती है, नॉर्मली इंसिडेंट करती है, तो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। तो रीट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट, अच्छा कहां से ये रिफ्लेक्ट होती है, मिरर से। तो सबसे पहले एक बात मुझे बताइएगा, एक मिनट रुक जाइए, लिख लेंगे अभी, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। रे कैसे पड़ी है इस मिरर पे, कैसे नॉर्मल पड़ेगी, तभी जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, रीट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट तभी होगा ना। तो मिरर पे कैसी पड़नी चाहिए रीट्रेस करने के लिए, 90 पे। तो ये रे यहां से 90 गई, अच्छा आई कैसे होगी, ऐसे आई होगी ना, ये और ये वाली लाइन कौन सी हो गई, नॉर्मल ना। और ये वाला आपसे एंगल पूछ रहा है, देखिए कितना आसान है, ये वाला एंगल कितने के बराबर है। अबे रीट्रेसिंग के लिए कंडीशन क्या है, नॉर्मली जाकर के टकराएगी ना, तो इसका मतलब ये एंगल कितना दे दिया 90, 90 और 30 कितना हो गया 120, 120 में 180 पूरा होने में कितना बचा हो 60, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60, तो ये वाला कितना होगा 30 ना। अब आपसे क्या पूछा है, इंसिडेंस एंगल ना, लगा दीजिए, म्यू कितना है, स्नेल्स लॉ लगाइए, म्यू कितना है 2 sin 30 बराबर होगा किसके, आई, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 sin आई। तो ये sin 30 की वैल्यू कितना होती है 1/2, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1 और sin आई। sin थीटा 1 कब होता है, जब आई कितना हो 90। इसका मतलब इंसिडेंस कैसा है, ग्रीजिंग। बस हो गया आंसर, समझ आ रहा। एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं मैं रिलेट करके, दो कॉन्सेप्ट और है, दो वैरायटी। मैंने आपको 5 वैरायटी बोली थी, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 वैरायटी कंप्लीट हो रही है, 2 बच रही है, ठीक है। देखो पहला मिनिमम डेविएशन, दूसरा ये वाला रीट्रेसिंग वाला, ठीक है, और उससे पहले स्नेल्स लॉ पे ज्यादातर क्वेश्चन थे। 3 वैरायटी हो गई प्रिज्म की। अब इसके बाद चौथी एक देखते हैं, ठीक है। इसको लिख चुके आप, रीट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, रे अगली सरफेस पे कैसे पड़ेगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पड़ेगी तो उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस आ जाए, ठीक है। 1 मिनट, लिख चुके आप ना। एक क्वेश्चन देखिएगा, अगली वैरायटी। एक बात बताओ, ये वाले क्वेश्चन को क्या वैरायटी नाम दोगे आप, थोड़ा सा बताना। ये प्रिज्म एंगल ए है, आपको मैं पढ़ा चुका हूं, ये लाइट ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट की, ये एंगल कितना है नॉर्मल, तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल इंसिडेंस। अब इसके बाद यहां पे पढ़ने के बाद ये क्या रे हो सकती है, रिफ्रैक्ट, है कि नहीं, ये क्या कहलाता है नॉर्मल इंसिडेंस। तो अगर नॉर्मल इंसिडेंस पे क्वेश्चन हो सकता है तो नॉर्मल इमरजेंस पे भी हो सकता है। किस पे हो सकता है, नॉर्मल इमरजेंस। तो उस पे देखिएगा, अगर मान लेते हैं ये रे, ध्यान से देखिएगा, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म एंगल कितने के बराबर है, ए के बराबर। अब आप देखिए रे ऐसे पड़ी, ऐसे इंसिडेंट की, और ये वाली लाइन किसकी हो गई, नॉर्मल। ये कौन सा एंगल हो गया, इंसिडेंस। अब इसके बाद क्या होगा, इंसिडेंस करने के बाद अब ये क्या करेगी, रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद दूसरी सरफेस से कैसी है, नॉर्मल। तो नॉर्मल इमरजेंस, इमरजेंस कैसा है, नॉर्मल। इमरजेंस नॉर्मल मतलब अगर ये रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे ही जाएगी तो ये सीधी चली जाएगी, समझ आ रहे। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा, आप ईमानदारी से बताना ये वाला एंगल कितना होगा। देखते हैं इस बार,
अगर आपको ऊपर वाले ने दिमाग दिया ना, जो ये 3 स्टेप में हम कर रहे हैं, पहले ये निकाल रहे हैं फिर ये निकाल रहे हैं ना, अगर आप देखोगे इस वाली लाइन पे, ध्यान से सुनना, इस वाली लाइन पे, ये वाली लाइन क्या है, इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर, और इस वाली लाइन पे ये ग्रीन कलर, तो इन 2 लाइनों पे ये ग्रीन और रेड कलर क्या है, तो अगर ये एंगल ए है तो ये भी कितने के बराबर होगा, ए के। अब कुछ भी पूछ सकता है म्यू दे करके, या म्यू पूछ सकता है, जो भी हो। नहीं समझ आई बात? तो इंसिडेंस नॉर्मल मतलब इस तरह से नॉर्मली, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90, और इमरजेंस नॉर्मल मतलब निकलते वक्त रे कैसी जाएगी, सीधी चली जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद मुड़ेगी नहीं, कैसी जाएगी, सीधे। तो इसका मतलब क्या होगा, इमरजेंस नॉर्मल, और इंसिडेंस नॉर्मल मतलब दूसरी सरफेस से पहले तक कैसी रहेगी, सीधी। समझ आ रही ना बात? और ये पहली सरफेस के बाद सीधी हो जाएगी, नॉर्मल इमरजेंस का मतलब। समझ पा रहे हो ना? एक क्वेश्चन और मैं ऐसे करा देता हूं, अगर ये एंगल ए है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बताइएगा। अगर मैं आई निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाहता हूं, आई, देखना ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है, म्यू, तो कितना हो जाएगा, म्यू साइन ए बराबर हो जाएगा किसके, किसके बराबर हो जाएगा, 1 साइन ऑफ आई। अच्छा, अगर मैं कह दूं ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा जो है ना, ये थिन प्रिज्म के लिए है, किसके लिए, थिन प्रिज्म के लिए। तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा, थिन प्रिज्म के कॉन्सेप्ट में ये वाली चीज साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा किसके बराबर है, थीटा, तो म्यू ये क्या हो जाएगा, ए, और यहां से क्या हो जाएगा, आई। तो इंसिडेंस एंगल किसके बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू प्रिज्म एंगल के बराबर। नहीं समझ आई बात? क्लियर रहेगा? एक और चीज, ये समझ आया कि नहीं, जब एंगल प्रिज्म कैसा होता है, थिन, तो सारे एंगल क्या मान लिए जाते हैं, छोटे, और सारे एंगल छोटे मान लिए जाएंगे, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है, थीटा, तो साइन ए किसके बराबर हो जाए, ए, और साइन आई किसके बराबर हो जाए, आई। अगर आई पूछ रहा है तो आई निकाल सकते हो, म्यू पूछ रहा है म्यू निकाल सकते हो, प्रिज्म एंगल पूछ रहा है प्रिज्म एंगल, 2 चीजें देनी पड़ेगी। समझ गए ना? क्लियर रहेगा? कर लीजिए इसको कर लीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट। ये किस पे कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किस पे बेस है, नॉर्मल इमरजेंस। नॉर्मल इमरजेंस, ठीक है। चलो बस अगला देखो, 1 मिनट, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। पहले 2 वो बताऊंगा एग्जाम्पल, फिर उसके बाद दोनों को जोड़ करके वो कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। बढ़िया से देखिएगा, पहले केस में ध्यान से सुनिए, ताकि ये इस पे अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। बढ़िया से समझिएगा, पहले मैंने ये प्रिज्म एंगल कितने के बराबर, ए के बराबर, और मैंने नॉर्मल इंसिडेंस कराया। ये कौन सा इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस कराया, ठीक है। अच्छा, एक बात बताना, मुझे ध्यान से सुनना, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में इंसिडेंस एंगल कितने के बराबर होगा, अरे बाप रे, 0। क्या बात है, क्या कॉन्सेप्ट है। ये नॉर्मल, ये आई होता है ना, नॉर्मल से ये आई, अगर इसी की लाइन में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो आई कितने के बराबर है। अच्छा, इमरजेंस बताइए कितने पे, निकल किससे, ये जो रिफ्रेक्टेड रे है निकल कितने पे रही है, आर कितने पे होगा, आर भी 0 होगा, नॉर्मल वाली लाइन में है तो आर भी क्या होगा, 0। तो अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो उस वक्त आई भी 0 होता है और आर भी 0 होता है। जब आई और आर दोनों 0 होगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू है। तो आई और आर अगर 0, मतलब आर क्या है, आर मतलब R1 ना, आर मतलब क्या होता है, R1। अच्छा, प्रिज्म एंगल बताइएगा कितने के बराबर होगा, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अच्छा ये बताओ, R1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 0, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये R1 क्या है, मिनिमम, तो जिस वक्त R1 मिनिमम होता है उस वक्त R2 मैक्सिमम हो जाता है। तो ये R2 की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू।
इससे ज्यादा R2 कभी नहीं हो सकता। मतलब नॉर्मल इंसिडेंस में R2 क्या होता है, मैक्सिमम, और वो कितने के बराबर होता है, प्रिज्म एंगल के बराबर। क्लियर रहेगा, एकदम रट लीजिए। एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि इसका यूज है, अभी जब क्वेश्चन बताऊंगा ना तब आपकी आंखें मतलब खुली नहीं, फैले ना ठीक है, समझ आएगा तो ज्यादा नहीं फैलेगी। एक बार फिर बता रहा हूं, जब इंसिडेंस कैसा होगा, नॉर्मल, तो इंसिडेंस भी जीरो होगा और रिफ्रेक्टेड एंगल भी क्या होगा, R1 जीरो होगा। लेकिन एक चीज आप बताइए, दूसरे वाले सरफेस से ये R2 कौन सा एंगल होता है, दूसरे वाले सरफेस से क्या होता है, इंसिडेंस एंगल, ये क्या होता है, R2। उस वक्त R2 क्या होता है, मैक्सिमम, और R2 कितने के बराबर होता है, प्रिज्म एंगल के। तो R2 की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितने के बराबर हो सकती है, प्रिज्म एंगल के। अब देखते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू, क्या देखते हैं, मिनिमम वैल्यू। देखिएगा ये प्रिज्म है ना, इसका प्रिज्म एंगल A के बराबर है, और ये वाली लाइन कौन सी हो गई, नॉर्मल। इस बार ग्रीजिंग इंसिडेंट कराता हूं, कैसा, ग्रीजिंग। देखिएगा ग्रीजिंग इंसिडेंट कराएंगे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा, 90। अच्छा, ये वाली रे ऐसे रिफ्रेक्ट होकर के जाएगी और यहां से ऐसे मुड़ जाएगी, ये वाली लाइन किसकी हो गई, नॉर्मल। एक मिनट बताना मुझे, ध्यान से सुनना, ये कौन सा है, R1, और ये कौन सा है, R2। थोड़ा सा दिमाग लगा करके मुझे बताना ये बात कि R1 किसके बराबर होगा, बताइए। अच्छा ये बताओ, जब कोई रे क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंस करती है तो किस पे जाती है, अगर एक मीडियम से डेंसर से रेयरर लाइट जा रही है और इसका इंसिडेंस क्रिटिकल पे है तो ये क्या कर जाएगी, ग्रीज कर जाएगी। तो रीट्रेसिंग होती है ना, अगर क्रिटिकल पे इंसिडेंस है तो क्या करती है, ग्रीज। तो अगर ग्रीज से इंसिडेंस है तो क्रिटिकल पे क्या करेगी, रिफ्रैक्ट। R1 कितने के बराबर हो गया, थीटा सी। तो अब एक बात बताना, ए इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, R1 प्लस R2 के बराबर। R1 कितने के बराबर है, थीटा सी, और ये कितना हो जाएगा, A, और ये क्या हो जाएगा, R2। R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A माइनस। अब मुझे थोड़ा सा जवाब देना, ये R2 मिनिमम है या क्या है, क्योंकि ये जो R1 की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो थीटा सी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। R2 की ये कौन सी, ये R1 की कौन सी वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू को आपने माइनस कर दिया है, अब इससे ज्यादा और माइनस, तो ये R2 की कौन सी वैल्यू है, मिनिमम। ये कौन सी है, मिनिमम। अब मुझे जवाब देना, R2 की मैक्सिमम वैल्यू कितने के बराबर, A के बराबर। R2 की मिनिमम वैल्यू कितने के बराबर, A माइनस थीटा सी के बराबर। अब देखिए मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द टोटल इमर्जेंस एंगल। क्या पूछा था, फाइंड द टोटल इमर्जेंस एंगल, फाइंड द टोटल इमर्जेंस एंगल। एक मिनट, मजा आएगी, बढ़िया से समझिएगा। टोटल इमर्जेंस एंगल, ये मेंस का क्वेश्चन है, टोटल इमर्जेंस पूछा है, मतलब कोई भी लाइट, ध्यान से सुनना, कोई भी लाइट अगर, यहां पे सुनिएगा मेरी बात, कोई भी लाइट अगर इंसिडेंट करती है, टोटल इमर्जेंस फाइंड, क्या क्वेश्चन पूछा है, टोटल इमर्जेंस के पहले हम नो वाला कर लेते हैं फिर टोटल करते हैं। फाइंड दी नो इमर्जेंस एंगल। नो इमर्जेंस का मीनिंग समझिएगा, ध्यान से सुनना और जवाब देना। इस वाले फिगर पे आते हैं, इस वाले पे, कोई भी लाइट, ये जो R2 है ना, किसी भी, अच्छा ये बताओ इंसिडेंस एंगल कहां से कहां जा सकता है, मैक्सिमम। I की वैल्यू कितना हो सकती है, 0, और कहां तक जा सकता है, I की वैल्यू कितने के बराबर, 0 से कितना जा सकती है, 90। तो 0 से 90 जा सकती है ना। अच्छा ये बताओ, ध्यान से सुनना, ये वाला फेस आपके जहन में रहे इसका आंसर देने के लिए। ये चाहता क्या है, नो इमर्जेंस। नो इमर्जेंस मतलब आप समझ रहे हो, नो इमर्जेंस मतलब कोई भी लाइट बाहर, अगर बाहर नहीं जाए तो क्या होना चाहिए, TIR होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो ये कौन सी वैल्यू है, इंसिडेंस एंगल ना। R2 क्या होना चाहिए, R2 क्या होना चाहिए, कंडीशन बताइए, अगर बाहर रिफ्रैक्ट नहीं होना चाहिए रे,
R2 क्या होना चाहिए, क्रिटिकल से ज्यादा। तो R2 की वैल्यू क्रिटिकल से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। R2 की वैल्यू क्रिटिकल से क्या होनी चाहिए। अब ये बताना मुझे, ये R2 है क्या। अच्छा ये बताओ, एक मिनट ध्यान से जवाब देना, मेरी बात को समझना और फिर जवाब देना। I की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, 0 से 90। और R2 की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर सकती है, A से कहां तक। मिनिमम वैल्यू कितना है, A माइनस थीटा से कितना है, A। अच्छा ये बताओ, कोई भी रे बाहर नहीं जानी चाहिए, कोई भी रे मतलब ये जो पड़ रही है ना, मिनिमम से मिनिमम एंगल भी क्या होना चाहिए, क्रिटिकल से क्या होना चाहिए। अरे ये कौन सा एंगल है यार, इंसिडेंस। अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल से कम हुआ तो क्या होगा, क्रिटिकल से कम होगा तो इमरजेंस होगा, अगर क्रिटिकल से ज्यादा होगा तो ये जो एंगल है ना, ये वेरी कर सकता है, कहां से कहां तक, ए माइनस थीटा सी से कहां तक, ए तक। तो इसमें मिनिमम से मिनिमम कौन सा एंगल है, ए माइनस थीटा सी जो है सबसे छोटा एंगल है जो R2 हो सकता है। ये छोटे से छोटा एंगल बड़ा होना चाहिए किससे, क्रिटिकल से। तो जो भी रे पड़ेगी वो क्या कर जाएगी, TIR कर जाएगी। नहीं समझ आई बात। तो ये R2 क्या होना चाहिए, R2 का कौन सा वैल्यू, R2 का कौन सा वैल्यू, ए माइनस थीटा सी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, थीटा सी से। तो कोई भी रे बाहर नहीं जाएगी। तो यहां से देखिएगा, थीटा सी को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा सी। और ये इधर चेहरा हो जाएगा ना, 2 उधर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और ये कितने के बराबर हो जाएगा, समझ आ रही ना बात। तो ए बड़ा होना चाहिए किससे, अगर प्रिज्म एंगल किससे बड़ा होगा, 2 थीटा सी से क्या होगा, बड़ा होगा, तो जो भी रे किसी भी एंगल पे इंसिडेंट करेगी सब के सब क्या कर जाएंगी, TIR, कोई भी रे बाहर नहीं जाए। अच्छा थीटा सी का बहुत ही फेमस फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, कितने के बराबर होता है, साइन थीटा सी बराबर होता है किसके, 1/μ के। तो थीटा सी इज इक्वल टू कितना होगा, साइन इनवर्स 1/μ। लिख सकते हो ना थीटा सी की जगह, बस आंसर हो जाएगा, क्लियर रहेगा ना। अच्छा ये किसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर हम चाहते हैं पूरी की पूरी आउट हो, एक बार इसका आंसर हर कोई देगा। फाइंड दी एंगल फॉर, क्या लिखा था नो की जगह पे, फॉर टोटल इमरजेंस। एक मिनट जवाब दीजिएगा, टोटल इमरजेंस, ध्यान से सुनना, इसका जवाब देना। एक मिनट जवाब दीजिएगा, टोटल, हम चाहते हैं पूरी रे किधर चली जाए, मतलब इस पे जो मैक्सिमम से मैक्सिमम एंगल R2 का हो सकता है वो किससे छोटा हो। हाँ सही, R2 क्या है, R2 का R2 का वैल्यू क्या होती है, चेंज। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू ये जो R2 की हो सकती है वो कितने के बराबर हो सकती है, A के बराबर। मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू अगर क्रिटिकल से क्या होगी, छोटी, तो पूरी रे क्या कर जाएगी। तो R2 की कौन सी वैल्यू छोटी होनी चाहिए, बताइए, जवाब दीजिए। R2 की कौन सी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन। और R2 की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, A लेस देन क्या होना चाहिए। बस आंसर हो गया। आपका प्रिज्म एंगल जो है अगर क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, छोटा, तो पूरी की पूरी रे क्या कर जाएगी, बाहर चली जाएगी। और अगर आपका एंगल, प्रिज्म एंगल क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल एंगल से, तो पूरी रेस क्या कर जाएगी, TIR कर जाएगी। समझ आया कि नहीं, बढ़िया से इसको कर लीजिए। अब समझ आया, ये वाला लिखो, इसको लिखो, अभी मैं खुद अगली लाइन लिखो तो
प्रिज्म का एंगल आपके हाथ में है, उससे आप टोटल इमर्जेंस भी बना सकते हो और नो इमर्जेंस का भी बना सकते हो ना। क्रिटिकल एंगल किससे डिसाइड हो जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, है कि नहीं? तो क्रिटिकल एंगल डिसाइड होने के बाद आप प्रिज्म एंगल ऐसा रखिए कि 2 गुना हो, तो कोई भी रे क्या करेगी? इमर्ज नहीं करेगी, बाहर नहीं जाएगी। अगर प्रिज्म एंगल इतना रख देते हैं, क्रिटिकल से 2 गुना से ज्यादा, और अगर चाहते हैं कि पूरी पूरी इमर्ज कर जाए तो क्रिटिकल से क्या करिए? प्रिज्म एंगल छोटा रखिए। क्लियर रहेगा ना? अगला देख लीजिए। एंगल फॉर टोटल इमर्जेंस। लिख चुके? ये स्लाइड कंप्लीट कर लो, जल्दी करो। ओए, हो गया कि नहीं? चलो एक आखिरी बात देख लीजिए प्रिज्म से रिलेटेड। देखो, अगर प्रिज्म एंगल 90 डिग्री है, प्रिज्म एंगल कितना है? 90 डिग्री ना। ये इंसिडेंस एंगल और ये नॉर्मल, ये R1 और ये R2 ना। ये वाला कौन सा एंगल हो गया? इमरजेंस एंगल। ठीक है। अगर इस केस में जैसे आपने देखा मिनिमम डेविएशन के केस में प्रिज्म का एंगल आप निकाल सकते हो। कौन सा फार्मूला है? मिनिमम डेविएशन के वक्त इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो ना। म्यू का फार्मूला है साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 डिवाइड बाई साइन a/2। ऐसे ही अगर प्रिज्म के बीच में एंगल कितना है? 90 है, और अगर आपसे इसका मान लेते हैं इसके चारों तरफ इधर मीडियम कितना है? 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इधर कितना है? μ3 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2 है। एक मिनट ध्यान से सुनना, ये स्पेशली 90 डिग्री के लिए है। अगर इधर मीडियम अलग है और इधर मीडियम क्या है? अलग है, और बीच में तो अलग है ही है, ये समझ आ रहा? तो इस वक्त अगर आपसे μ2 पूछता है, क्या पूछता है? μ2 पूछता है, तो μ2 की वैल्यू आप सीधा निकाल सकते हो। आप एक फार्मूला याद रखिएगा, μ2 स्क्वायर इज इक्वल टू μ2 स्क्वायर इज इक्वल टू μ2 स्क्वायर इज इक्वल टू μ1 स्क्वायर साइन स्क्वायर आई प्लस μ3 स्क्वायर साइन स्क्वायर इमर्जेंस। ये वाला फार्मूला याद रखिएगा। अगर आपको दोनों तरफ प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंस एंगल पता है, तो सीधा आप इसका क्या बता सकते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हो। समझ आ रही ना? ये फार्मूला आपको क्या रहना चाहिए? रटा रहना चाहिए। तो प्रिज्म की एक वैरायटी पूरा हो गई जिसमें हमने डेविएशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? डेविएशन। कल इसका एक पार्ट रहेगा डिस्पर्सन, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, और डिस्पर्सन पढ़ा दूंगा मैं ताकि क्वेश्चन आए तो कर ले जाएं आप। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा, आप उसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, ये फार्मूला समझ में आया? अगर दोनों तरफ मीडियम क्या हो, समझ आ रही ना? दोनों तरफ मीडियम अलग अलग हो, एक दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो और बीच वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे प्रिज्म का, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। समझ आ रही ना? बाकी इससे आगे देखेंगे कल, और कल ही ग्लास भी शुरू हो जाएगा। ग्लास पढ़ाना, ग्लास मतलब कर्व सरफेस। एक मिनट, 2 तरीके से रिफ्रैक्शन पढ़ा है। पहला किससे? फ्लैट सरफेस से। और प्रिज्म में क्या था? 2 सरफेसेस के बीच में क्या हो? एंगल हो।
क्या हो, एंगल हो। अब कल पढ़ेंगे कर्व सरफेस हो, तब क्या होगा, रिफ्रैक्शन। समझ आ रही ना बात। तो रिफ्रैक्शन में ये तीसरी वैरायटी होगी, और कर्व सरफेस पढ़ने के बाद हम इस लायक हो जाएंगे क्या समझ सकें, लेंस। लेंस में कैसी सरफेसेस होती हैं, कर्व। समझ आ रही ना बात। तो रिफ्रैक्शन के 3 पार्ट है, पहला फ्लैट, दूसरा एंगल, और तीसरा कर्व सरफेस। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।